वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। देखो अब तक जो हमने सॉल्यूशन पढ़े उसमें क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट डाला है, और जो सॉल्यूट है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल का मतलब यह है कि जो सॉल्वेंट है वो तो वेपर बनाएगा लेकिन सॉल्यूट वेपर नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन में दोनों ही लिक्विड है, बोथ कंपोनेंट्स आर लिक्विड इन सॉल्यूशन एंड बोथ कंपोनेंट कैन चेंज इनटू वेपर, दोनों ही क्या बना सकते हैं, वेपर। समझ पा रहे हैं ना। सो द सॉल्यूशन दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इज डिफरेंट एंड इट इज अ डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप इसको ऐसे सोचिए कि मान लो ये हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये ए है, सॉल्यूशन ए। अब अगर आपने मतलब ए लिक्विड है ये, अगर अब आपने क्या करा कि एक लिक्विड लेकर के कंटेनर के अंदर भर दिया है, तो यहाँ इसकी कुछ ना कुछ वेपर बनती रहेगी, बनेगी ना। अच्छा ये प्योर ए है, तो यहाँ पे जो वेपर, यहाँ पे जब वेपर बनेगी तो कुछ ना कुछ प्रेशर भी लगाएगी, क्यों भाई, दिस वेपर विल क्रिएट सम प्रेशर। तो जो प्रेशर है इसका वो कितना है, तो मैं लिख रहा हूँ वेपर प्रेशर, ये वीपी को क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ये हमने मान लिया पी नॉट ए। कितना मान लिया, पी नॉट ए। अच्छा अब मान लो ये सपोज करो दिस इज अनदर सॉल्यूशन और दिस सॉल्यूशन इज बी, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन नहीं, लिक्विड है ये, प्योर बी है ये, और ये भी अपना कुछ यहाँ वेपर बना रहा होगा। दिस वेपर विल ऑल्सो क्रिएट सम प्रेशर, और इसका जो प्रेशर है उसको मैं मान ले रहा हूं कितना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, कितना मान लो, पी नॉट बी। तो प्योर ए का वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट ए, प्योर बी का कितना है, पी नॉट बी। मैंने क्या करा, इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर लिया, दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर लिया, सॉरी, दोनों लिक्विड को मिक्स करके ये आपके पास नाउ वी हैव अ सॉल्यूशन। ये क्या आ गया आपके पास, सॉल्यूशन आ गया। अब जो यहाँ वेपर बनेगी, ये जो वेपर बनेगी, इसमें वेपर में पार्टिकल किस किस के होंगे, ए के भी होंगे, बी के भी होंगे, क्योंकि ए और बी नाउ बोथ आर वोलेटाइल, दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल हैं। तो यहाँ जो प्रेशर लग रहा है, टोटल प्रेशर, उसमें ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। बोलो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ जो ए ने प्रेशर लगाया है, क्या वो प्रेशर यहाँ पे जो ए का प्रेशर लग रहा है वो दोनों बराबर होंगे? ए का प्रेशर, देखो ए लिक्विड का प्रेशर यहाँ भी लग रहा है, और एक ए के पार्टिकल यहाँ भी वेपर बना रहे हैं, तो यहाँ भी प्रेशर लगा रहे हैं, दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 100% सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय ए पार्टिकल्स, तो ए की वेपर बहुत सारी बन रही है, तो ए का प्योर ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे अराउंड 50% पार्टिकल बाई ए और बी दोनों का मिक्सचर है ना, तो अराउंड 50% सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाई ए पार्टिकल, अराउंड 50% इज ऑक्यूपाइड बाई बी पार्टिकल्स, तो केवल 50% एरिया से ही तो ए की वेपर बनेगी। तो प्रेशर क्रिएटेड बाई ए जो यहाँ होगा वो इस वाले से थोड़ा कम होगा। नहीं समझ पा रहे, क्योंकि यहाँ पूरा सरफेस एरिया किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, ए ने, तो हर जगह से ए की ही वेपर बनेगी। यहाँ लगभग 50% एरिया से जो वेपर निकलेगी वो ए की होगी, लगभग 50% से जो निकलेगी वो बी की होगी। तो यहाँ प्रेशर क्रिएटेड बाय ए यहाँ थोड़ा कम होगा और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा। नहीं समझ पा रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो मैं लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर कितना है, सॉल्यूशन के अंदर, वो तो प्योर ए का था, तो वो हमने मान लिया पी ए। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, तो ये मान लो हमने कितना मान लिया, पी बी। क्लियर है बात। तो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, पी नॉट बी, दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर कितना है, पी ए, और केवल बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर पी बी, और टोटल प्रेशर निकालना हो तो पी ए प्लस पी बी। बोलो, क्योंकि जो टोटल प्रेशर है वो इन दोनों ही तो मिलकर लगा रहे हैं,
तो वो अभी करेंगे हम। अच्छा, इस सॉल्यूशन के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। तो ये मैंने मान लिया कितना, x से, और इसका मान लेते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ b इन सॉल्यूशन, दिस इज xb। कोई दिक्कत? अब हमारे पास जैसे हमने एक राउल्ट लॉ पढ़ा था, तो वो जो हमने राउल्ट लॉ पढ़ा था वो था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अब हम एक दोबारा राउल्ट लॉ पढ़ रहे हैं, राउल्ट लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ वोलेटाइल लिक्विड्स, दोनों लिक्विड कैसे हैं, वोलेटाइल, तो उसके लिए हम लोग राउल्ट लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूं, यहां लिख देता हूं। तो देखें, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ वोलेटाइल लिक्विड्स, क्या कहता है ये सॉल्यूशन, ये जो हमारा राउल्ट लॉ है, राउल्ट लॉ किसके लिए है, ये उस सॉल्यूशन के लिए जिसमें दोनों लिक्विड वोलेटाइल हो। तो ये क्या कहता है वो सुन लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल बात कह रहा है, सुनो ध्यान से। देखो एक बात बताओ, अगर इस सॉल्यूशन के अंदर में ए ज्यादा लेता तो ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होता, हाँ या ना, और जब ए ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय ए पार्टिकल भी ज्यादा होगा कंपैरेटिव एज कंपेयर टू बी पार्टिकल्स, बोलो हाँ या ना। अगर मान लो मैं सॉल्यूशन बनाते समय ए ले रहा हूँ 80% और बी ले रहा हूँ 20%, तो 80% सरफेस एरिया किसने ऑक्यूपाई कर रखा होगा, ए के पार्टिकल्स ने, तो ए की वेपर भी ज्यादा बनेगी, बोलो, और बी की वेपर कम बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन ज्यादा होगा तो प्रेशर क्रिएटेड बाय ए भी ज्यादा होगा, ए के पार्टिकल ज्यादा वेपर बनाएंगे और ज्यादा प्रेशर लगा देंगे। अगर हम बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा रखें तो सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय बी पार्टिकल ज्यादा हो जाएगा, जिससे बी की वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगी, और जब बी का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बी, और यहां बोल सकता हूं एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए। अगर सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, सॉल्यूशन में बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो उसका प्रेशर ज्यादा। अब यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है वो प्रेशर दो प्रेशर से मिलकर बना है, प्रेशर ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ बी, तो इसको मैं बोलूंगा पार्शियल प्रेशर। क्या बोलूंगा, ये पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो पॉइंट ये है, राहुल ड्रॉन ने बहुत सिंपल सी बात बताई है, उसने कहा कि अगर सॉल्यूशन के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन के अंदर अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ज्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ज्यादा होगा। ठीक, तो ये क्या क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ बोथ वोलेटाइल लिक्विड या कंपोनेंट्स, ठीक है, पार्शियल प्रेशर of each component of solution is directly proportional to its mole fraction in a solution. This is your राउल्ट लॉ फॉर बोथ वोलेटाइल कंपोनेंट्स। ठीक है, क्या कह रहा है एक बार और सुन लो, वो कह रहा है फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ बोथ वोलेटाइल कंपोनेंट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स भी हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहे, तो मैं लिख सकता हूं फॉर कंपोनेंट ए, मैं क्या लिख सकता हूं, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स,
बोला। अब पी ए मेरे को एक कांस्टेंट चाहिए, तो यहाँ पे कांस्टेंट पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, इतना तो आ गया राउल्ट लॉ से। मुझे कांस्टेंट चाहिए, तो कांस्टेंट में बनाऊंगा पी नॉट ए, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो प्योर ए का जो वेपर प्रेशर है वो किसी भी सर्टेन टेम्परेचर पे हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या बना लेंगे, कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। दिस इज इक्वेशन 1। सेम सिमिलरली फॉर कंपोनेंट बी, मैं क्या बोल दूंगा, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन, राउल्ट लॉ कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और पी बी इज इक्वल टू, इस बार कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पी नॉट बी, और ये एक्स बी। दिस इज इक्वेशन 2। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब हमारा एक डाल्टन्स लॉ आता है, और ये डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो अभी जरा इसको नोट करो, फिर मैं डाल्टन्स लॉ पे आता हूँ। पूरा यहां से लेके यहां तक नोट करना पड़ेगा, हाँ, फिर आगे करो, फिर आगे बताते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अब ये डाल्टन्स लॉ इज टॉट इन क्लास 11, एक चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर, हालांकि वो भी हटा दिया सिलेबस से, तो शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है वो सुन लो। डाल्टन्स लॉ ये कहता है, डायग्राम मैंने रफ कर दिया, कि जैसे मान लो हमने एक बर्तन के अंदर दो लिक्विड ले लिए, ए और बी, ठीक है। तो ए की भी वेपर बन रही है, बी की भी वेपर बन रही है। तो डाल्टन लॉ कहता है कि अगर उस कंटेनर के अंदर आपको टोटल प्रेशर बताना है, तो ए की वेपर प्रेशर और बी का वेपर प्रेशर दोनों को जोड़ लो, यानी कि पी टोटल ओवर दी सॉल्यूशन। मतलब जैसे कि मान लो ये हमारा सॉल्यूशन है, ए प्लस बी, वेपर यहाँ ए की भी बन रही है, बी की भी बन रही है। ए का वेपर प्रेशर कितना है, पी ए, और बी का वेपर प्रेशर कितना है, पी बी। तो अगर आपको टोटल वेपर प्रेशर बताना है, तो ए का वेपर प्रेशर प्लस बी का वेपर प्रेशर दोनों को जोड़ लीजिए, ये डाल्टन्स लॉ है, ठीक है। पी टोटल ओवर दी सॉल्यूशन, ओवर दी सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ना, बहुत सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबका प्रेशर को जोड़ लेंगे तो क्या निकल आएगा, टोटल प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, P total over the solution is equal to the sum of partial pressure of all components of the solution। क्लियर, यानी कि किसी सॉल्यूशन में टोटल वेपर प्रेशर बताना हो तो उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब का पार्शियल प्रेशर ऐड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमें पी टोटल बताना हो तो मैं क्या कर दूंगा, पी ए प्लस पी बी। अभी जो डायग्राम बनाया था उसके लिए बात चल रही है। तो पी टी इज इक्वल टू, पी ए की वैल्यू कितनी है वहां पे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला, ठीक। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि हमने इतना ग्राम ये वाला लिक्विड लिया और इसमें इतना ग्राम दूसरा लिक्विड मिला दिया, ठीक है। प्योर ए का वेपर प्रेशर इतना था, प्योर बी का वेपर प्रेशर इतना था, दोनों जब मिला दिए तो टोटल प्रेशर कितना होगा। तो उस केस में आपने कितना कितना ग्राम लिया ये उसने दिया है, उससे हम निकाल लेंगे दोनों का मोल फ्रैक्शन। प्योर का कितना कितना है उनका अलग अलग ये क्वेश्चन में देगा, तो हम क्या बता सकते हैं, पी टोटल। अच्छा एक बात बताओ, हमें मालूम है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सबका मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू लगाऊं तो क्या लगा दूंगा, एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। बोलो, तो मैं यहाँ पे चाहूं तो क्या कर सकता हूँ, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी, और ये क्या हो जाएगा, एक्स बी। सही है। तो ये अगर हम ऐसे आगे सॉल्व कर दें थोड़ा, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस पी नॉट ए और एक्स बी प्लस पी नॉट बी और एक्स बी। अगर मैं यहाँ पी नॉट ए को तो ऐसे लिख लेता हूँ माइनस, यहाँ पर मैं कॉमन ले ले रहा हूँ क्या, एक्स बी। बोलो,
तो क्या बच जाएगा, पी नॉट ए, और ये माइनस हो जाएगा अभी, और ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। तो एक ये भी इक्वेशन बन सकता है। नहीं समझ में आ रहे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगर मैं चाहूं तो अभी तो मैंने एक्स ए की वैल्यू लगा दी इधर 1 माइनस एक्स बी, मैं एक्स बी की भी तो लगा सकता था। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स ए। तो एक बार वैल्यू पुट कर रहे हैं सिमिलरली, अभी एक्स ए की लगाई है, इस बार एक्स बी की लगाते हैं। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स बी। ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स बी। ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, है ना। एक काम करते हैं, इसको भी हटा देना से, इसको हाँ भाई, इस पी नॉट बी को मैं आगे ले लेता हूँ, पी नॉट बी को आगे लेके और ये इसको ले लेते हैं इधर, तो प्लस पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, मैं इसको आगे ले रहा हूँ, पी टी इज इक्वल टू, इस पी नॉट बी को तो ऐसे ही रहने दो, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, एक सेकेंड, पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी। कुछ अगर मिस्टेक कर दी क्या, एक मिस्टेक कर दी, एक्स बी की वैल्यू लगाइए तो 1 माइनस एक्स से लगेगी ना, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स से, और ये क्या हो जाएगा एक्स से, और ये भी हो जाएगा एक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा एक्स से, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपके पास पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो एक इक्वेशन ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका यहां तक हो गया, कोई दिक्कत है। तो देखो जनरली जो न्यूमेरिकल आएगा दैट विल बी इजीली सॉल्व्ड बाय दिस फॉर्मूला, लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूले आल्सो कम इन बोर्ड एग्जाम। कराऊंगा मैं आपको न्यूमेरिकल जो जिनमें इन वाले फॉर्मूले का भी यूज हो सकता है, सही है ना। तो अभी आप नोट करें, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, नहीं करा तो करो, और उसके बाद ये पूरा नोट करिए। तो ये हमारे पास फॉर्मूले डेराइव हो गए। ठीक है, हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन एक्स ए एंड एक्स डैश ए कॉमा एक्स बी एंड एक्स डैश बी। ये क्या चीज है साहब, देखो ऐसा है कि ये मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है ए और बी का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है एक्स ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन कितना है एक्स बी, मान लिया है। या वेपर भी तो होगी, बोलो। ठीक है, वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, वेपर में भी तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ए के पार्टिकल कितने हैं, बी के कितने हैं, उस हिसाब से। तो मैं यहां लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, वो है एक्स डैश ए, और यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, ये कितना है एक्स डैश बी। समझ में आ रहा है, एक सॉल्यूशन है ए और बी से मिलकर बना है, दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है, वोलेटाइल लिक्विड है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए, बी का मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी। अब जो वेपर बनी है उसमें ए का मोल फ्रैक्शन एक्स डैश ए और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है एक्स डैश बी। अब हमें एक्स ए और एक्स डैश ए और एक्स बी और एक्स डैश बी में रिलेशन बताना है, तो यहां पर भी हम लोग यूज करेंगे डाल्टन्स लॉ।
अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। देखो जो डाल्टन लॉ है ना, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, इस तरीके से है, यानी कि टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ये डाल्टन लॉ है, ये 11th में पढ़ाया जाता है। उसी डाल्टन लॉ को जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो कुछ और इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है। हमने 11th में सिलेबस में से हट गया है तो आपको सीधा सीधा याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसी डाल्टन्स लॉ का ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ऐसे मान के चलिए, जो मैं अभी यहाँ पे लिखवा रहा हूँ है वही चीज, ठीक है। तो डाल्टन लॉ ये भी कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन is equal to the product of mole fraction of component in solution and P total। क्या कह रहा है? ये कहता है डाल्टन्स लॉ कि जो पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का, वो किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट एंड पी टोटल, ठीक है। इसका मतलब ऐसा है, जैसे कि मान लो अगर मैं ले लूं फॉर कंपोनेंट ए, अगर हम ए कंपोनेंट के लिए ले लें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? पी ए से। पी ए क्या है? हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, या ऐसे बोल दो ए का प्रेशर इन सॉल्यूशन, और पी नॉट ए क्या है? प्योर ए का वेपर प्रेशर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कितना मोल फ्रैक्शन है? एक्स है, ए का मोल फ्रैक्शन एक्स है, और किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पी टोटल एंड पी टोटल। ये बात समझ में आ रहा है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर है वो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन एंड पी टोटल। तो ये निकले आया। अब अगर ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, एक सेकेंड, सही कर रहे हैं हम लोग? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, एक मिस्टेक कर दी, सॉरी। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज आएगा यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो मैं कहूँ कुछ मिस्टेक हो रही है। इन वेपर फेज एंड पी टोटल, हाँ नहीं, वो तो सही था। तो यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट है। पार्शियल प्रेशर किसी का भी निकालना हो तो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। अब वेपर फेज में कितना है मोल फ्रैक्शन? एक्स डैश ए, मोल फ्रैक्शन कितना है? ए का एक्स डैश ए एंड पी टोटल, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन का अगर आपको पार्शियल प्रेशर बताना है तो वो किसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज एंड पी टोटल के बराबर हो जाएगा। अब अगर मेरे को यहाँ पे एक्स डैश ए निकालना हो तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ? पी ए अपन पी टोटल। पी ए को मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? पी नॉट ए एक्स ए लिख सकता हूँ ना, और पी टी को भी लिख सकता हूँ क्या? पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स डैश ए, और एक्स ए में रिलेशन आ गया आपका, ठीक है। तो ये फॉर्मूले का यूज हम करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सेम चीज मैं बी के लिए भी कर सकता हूं, फोर कंपोनेंट बी के लिए भी मैं क्या लिख सकता हूं? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज एंड पी टोटल, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स डैश बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी टोटल।
ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन, ये एक्स डैश ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, और एक्स डैश बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। सॉल्यूशन में नहीं है, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कितने हैं, एक्स ए और एक्स बी हो जाएगा। पीबी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट बी एक्स बी, और पी टोटल को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, एक्स डैश बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो किसी को? ठीक है, यहां पे मैं इसको इक्वेशन 1 मान सकता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लूं। ठीक है, सो दीज आर द फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। कोई दिक्कत? अब अगर मैं चाहूं तो इसको थोड़ा और आगे तक सॉल्व कर सकता हूं। देखो इक्वेशन 1 से ले रहे हैं, बाय इक्वेशन 1 क्या है, एक्स डैश ए पी ए अपॉन पी टी, एक्स डैश ए ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टी। अगर मेरे को एक्स ए निकालना हो तो कैसे निकलेगा, एक्स ए निकालना हो तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा एक्स डैश ए पी टी अपॉन पी नॉट ए। बोलो ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 मान लो बाय इक्वेशन 2। हाँ ऐसे इसको भी कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स डैश बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी टी, एक्स डैश बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टी। एक्स बी निकालना हो तो कैसे निकलेगा, एक्स डैश बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई पी टी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, पी नॉट बी, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 दोनों को जोड़ देते हैं। भाई ये एक्स ए हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब मैं एक्स ए की जगह पे क्या लिख सकता हूं, एक्स डैश ए, ये वाला एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स डैश ए पी टी अपॉन पी नॉट ए, प्लस एक्स बी की जगह पे ये आ जाएगा एक्स डैश बी पी टी अपॉन पी नॉट बी, पी नॉट बी इज इक्वल टू 1। अगर आप दोनों जगह पीटी को कॉमन ले लो तो पीटी को हम इधर से जब इधर लाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। बोलो यस और नो। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश ए अपॉन पी नॉट ए प्लस एक्स डैश बी अपॉन पी नॉट बी, और ये हो जाएगा 1 अपॉन पी टी। ठीक है, तो अगर हमसे मोल फ्रैक्शन पी टोटल पूछ ले और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी वेपर फेज में गिवन हो, ठीक है, तो हम यहां से ये कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी वेपर फेज में गिवन हो। देखो एक तो पीटी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है ये वाला, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो ये करवा दिया थोड़ी देर पहले। ये कब यूज करना है, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी किसमें गिवन हो, सॉल्यूशन की फॉर्म में, तब पी टोटल निकलेगा। लेकिन यहां से हम पी टोटल निकाल सकते हैं कब, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी वेपर फेज में गिवन हो तब। ठीक है, हालांकि इस न्यूमेरिकल पे बेस ज्यादा, इस वाले फॉर्मूले पे बेस ज्यादा न्यूमेरिकल एग्जाम में आते नहीं है, तो ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा वर्क ही है। ठीक है, करना चाहो कर लेना, नहीं तो यहां तक काफी है, लिख तो लो ही। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे यहाँ तक। ठीक है, अब नोट करो, एक बार दोबारा समझाना, शुरू से सुनो, सुन लो। ए और बी दोनों को मिला के सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए, सोल्यूशन में बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी, वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन एक्स डैश ए, वेपर में बी का मोल फ्रैक्शन एक्स डैश बी। डाल्टन्स लॉ क्या कह रहा है, डाल्टन लॉ कह रहा है कि अगर आपको किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर बताना हो तो वो इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर फेज एंड पी टोटल के। This is our Dalton's law. Partial pressure of any component of solution is equal to the product of mole fraction in vapor phase and P total. तो अगर हमें A का पार्शियल प्रेशर बताना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज एंड P टोटल, B का पार्शियल प्रेशर बताना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज एंड P टोटल। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, एक्स डैश ए की वैल्यू निकालेंगे तो पी ए अपॉन पी टी, पी ए की वैल्यू ये होती है, पी टी की ये होती है। ठीक है ना, ये भी हमने थोड़ी देर पहले कराया। ऐसे ही यहाँ पे एक्स डैश भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन पी टी, पी बी की वैल्यू ये हो जाएगी, पी नॉट बी एक्स बी, और पी टी की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक, अब अगर हमने इसको आगे करना चाहें तो कैसे करेंगे,
इक्वेशन 1 को मैंने यहाँ ले लिया, एक्स डैश इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टी, एक्स डैश है पी ए की वैल्यू कितनी, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टी, मुझे एक्स से निकाल दिया मैंने, एक्स से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई पी नॉट ए डिवाइड में चला जाएगा। ऐसे ही इक्वेशन 2 में करेंगे तो क्या होगा, एक्स डैश बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी टी, अगर मेरे को एक्स डैश बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी टी है, पी बी की जगह लगा दिया पी नॉट बी एक्स बी और पी टी, अगर मेरे को एक्स बी निकालना हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये डिवाइड में आ जाएगा पी नॉट बी। अब इक्वेशन हमें मालूम है एक्स ए की वैल्यू ये आ गई, एक्स बी की वैल्यू ये आ गई, अब ए और बी एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना होगा 1, भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स ए की वैल्यू कितनी है ये वाली, ये यहाँ पे ये दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स बी और ये 1। पीटी को अगर हम कॉमन ले लेंगे मतलब बाहर ले लेंगे तो ऊपर है, इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, ये आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला व्हेन P total is to be calculated and mole fraction of A and B are given but in vapor phase, तब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। हालांकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल मैंने तो देखा नहीं है बोर्ड में कोई, तो ये एक्स्ट्रा ये मान लो, यहां तक तो है ही आपका।